नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक्सीलेंस फैमिली में, जहाँ हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम जानेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक की भारतीय अर्थव्यवस्था को हम इसमें जानेंगे। मतलब इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं भारत की पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के बारे में कि पंचवर्षीय योजनाएं जो लागू की गई थी उनमें क्या क्या लक्ष्य रखे गए थे और कौन कौन से लक्ष्य पूरे हुए। वर्ष 1950 से 1900 तक विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में अपनाए गए विकास नीतियों के बारे में कि कृषि और उद्योगों की स्थिति को सुधारने के लिए कौन से नवीनतम प्रयास किए गए, और हम जानेंगे एक नियमित अर्थव्यवस्था के गुण तथा सीमाओं के बारे में। मतलब जितनी भी योजनाएं लागू की गई थी 1951 से लेकर 1990 तक, तो इन सभी योजनाओं के क्या क्या फायदे क्या क्या नुकसान हुए हैं, तो इन सभी को जानने के लिए हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, जो कि शुरू होता है इसके परिचय से। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे पार्ट नंबर 1। पार्ट 1 हो जाता है यहाँ 1951 से लेकर 1950 तक की अर्थव्यवस्था को लेकर। लिखा है इसमें 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदय हुआ। प्रभात का मतलब होता है सूर्य। एक नई सूरज की किरण देखी गई, एक नया सवेरा हुआ। 15 अगस्त 1947 के बाद देश में एक नया सूरज उदय हुआ। अंततः 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद अब हम अपने भाग्य के विधाता बन गए। 200 वर्षों तक औपनिवेशिक शासन के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम अपने देश के भाग्य विधाता बन गए। मतलब अब हमारे देश को कैसे चलाना है, उसमें क्या कार्य होगा, कौन करेगा, क्या फायदा होगा, ये सारा डिसीजन अब हम अपने देश वाले खुद लेंगे। फिर आगे लिखा है अब राष्ट्र के नवनिर्माण का कार्य हमारे अपने हाथों में था। नवनिर्माण का मतलब होता है देश की सुरक्षा और देश के सर्वेक्षण से संबंधित जो भी कार्य होंगे अब हम करेंगे। सर्वेक्षण मतलब होता है देश का किस प्रकार से सुधार किया जाए, है ना। सर्वेक्षण मतलब देश में किस प्रकार से सुधार कार्य किया जाए, और दूसरा होता है संरक्षण, देश को अब हमें कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे इसे बचाना है कि ये फिर से अंग्रेजों का गुलाम ना बने। फिर आगे लिखा है स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ यह तय करना था कि हमारे देश में कौन कौन सी आर्थिक प्रणालियां सबसे उपयुक्त रहेगी, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी। स्वतंत्र भारत के नेता, जैसे हम इसमें कुछ नेता के नाम बताएंगे आपको, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। तो ये सब नेता थे, इनको चिंता थी कि अब हमारे देश के लिए कौन सी आर्थिक प्रणालियों को लागू किया जाए। अब आर्थिक प्रणालियां फ्रेंड्स 3 प्रकार की होती है। आर्थिक प्रणाली 3 प्रकार की होती है। पहली होती है यहाँ पर पूंजीवादी, दूसरी होती है समाजवादी, और तीसरी होती है यहाँ पर मिश्रित। यह 3 प्रणालियां होती है। अब ये जो पूंजीवादी प्रणाली होती है इसका मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है। क्या होता है? लाभ प्राप्त करना। तो ये पूंजीवादी प्रणाली जो होती है इसमें वही काम किए जाते हैं जिससे अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। फिर दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें जन कल्याण के लिए कार्य किया जाता है जिससे जनता का भला हो। और मिश्रित अर्थव्यवस्था यह लाभ और जन कल्याण दोनों को लेकर चलती है। तो देश के नेताओं के सामने ये समस्या थी कि कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए, क्योंकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान है। अब यह पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इन तीनों की डिटेल हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम इतना ही जानते हैं क्योंकि यहाँ पर बस अभी यह चयन करना है कि कौन सी अर्थव्यवस्था का निर्धारण किया जाए। ठीक, देखो यहाँ पर लिखा भी है कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हो सकती है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हो सकती है जैसे पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। देखिए बॉक्स नंबर 2.1, तो हम उसमें इन प्रणालियों को जानेंगे। पर जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के उस समय सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको समाजवादी अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी लगी।
किंतु वह भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधन, खेत और कारखाने सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे। कोई निजी संपत्ति नहीं थी। उन्होंने हमें बोला कि मुझे समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा, लेकिन मैं भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर में नहीं हूं जिसमें उत्पादन के साधन सरकारी स्वामित्व के अंतर्गत थे। कोई भी निजी संपत्ति नहीं थी। अब सोवियत संघ क्या है? सोवियत संघ एक ऐसा देश था जिसने अपने आप को समाजवाद बनाया था। यह देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसके पास सबसे ज्यादा सेना थी। इस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के जो भी साधन थे उस पर सरकार का नियंत्रण था। किस वस्तुओं का उत्पादन होगा, किसका नहीं होगा, मतलब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर पूरी तरीके से नियंत्रण किसका था? सरकार का था। निजी क्षेत्र का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था। इसमें कृषि पे जबरन मांग की गई। कहने का मतलब है कृषि और निजी उद्यमों पर इसने अपनी पूरी निगरानी रखी कि निजी उद्यम या निजी व्यक्ति के पास जो भी कार्य होगा वह संपन्न नहीं करेगा, वो सारा कार्य इस देश की सरकार करेगी। कृषि से संबंधित सारे निर्णय भी इस देश की सरकार लेगी। तो इसमें निजी स्वामित्व कुछ भी नहीं था, निजी व्यक्तियों के हाथों में कुछ भी नहीं था, सब कुछ इस देश की सरकार के हाथ में था। तो उन्होंने बोला समाजवादी अर्थव्यवस्था मुझे अच्छी लगी, लेकिन मैं सोवियत संघ की तरह इसमें कोई काम नहीं करूंगा। अब क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था। लोकतंत्र का मतलब होता है जहां सभी को समान अधिकार मिले, जहां सभी के अधिकारों की बात की जाती है। तो भारत एक लोकतंत्र देश है जहां सभी के अधिकारों की लेकर बात की जाती है। तो कैसे मैं वहां के नागरिकों की भू स्वामित्व के प्रतिमानों और उनकी संपत्तियों को परिवर्तित कर दूं अपने हिसाब से? कैसे उनके स्वयं की भूमि है उनको मैं अपने तरीके से, मतलब उनको अपने नियंत्रण में ले लूं, या अपन बोल सकते हैं कि अपने नियंत्रण में ले लूं, या मैं अपने तरीके से उनसे खेती करवाऊं, मतलब मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये डिसीजन में लूं। या फिर इन्हें बोला कि निजी व्यक्तियों की जो संपत्तियां हैं कैसे मैं उनको अपने अधिकार में ले लूं। तो ये उनके पास एक समस्या थी। फिर आगे हम देखेंगे यहाँ नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद तथा समाजवाद के अतिवादी व्याख्या के किसी विकल्प की खोज की, है ना। उन्होंने पूंजीवादी समाजवादी दोनों को शामिल किया और एक अतिवादी व्याख्या के विकल्प की खोज की कि किस तरीके से काम करे जिससे लाभ भी मिलता रहे और जन कल्याण भी होता रहे। बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद से सहानुभूति थी, माना जाए तो उन्होंने सहानुभूति को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी कि मैं वही काम करूं जिससे मेरे देश का जन कल्याण हो, मेरे देश की हर एक आवश्यकता की वस्तु को मैं उन्हें उपलब्ध करा सकूं। सबसे पहले मैं मेरे देश को रोटी कपड़ा मकान की सुविधा उपलब्ध कर सकूं, उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा करूं। फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की शेष विशेषताओं से युक्त किंतु कमियों से मुक्त थी। उनके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एक सशक्त क्षेत्र होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। उन्होंने सोचा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी है। उनको समाजवाद का विचार बहुत अच्छा लगा, है ना। तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ एक ऐसे सशक्त क्षेत्र का निर्माण करूं जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का स्थान हो। निजी संपत्ति भी हो लेकिन उसका स्वामी वह व्यक्ति स्वयं हो, ठीक है, उस पर मेरा नियंत्रण ना हो। जैसे औपनिवेशिक शासन में निजी संपत्तियों को छीन लिया गया था, वैसा काम मैं ना करूं। मैं मेरे देश को इस तरीके से समझाऊं, इस तरीके से उनके साथ काम करूं कि वो भी मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो। क्योंकि भारत एक लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र मतलब सभी के जिससे बोला लोकतंत्र का भी स्थान होगा कि सभी के अधिकारों को स्थान मिले, मैं ऐसा उसमें काम करूं। फिर आगे इसने लिखा है, सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी, निजी क्षेत्र को भी योजना प्रयास का एक अंग बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार जो भी योजना बनाएगी वह किसके लिए होगी? अर्थव्यवस्था के लिए होगी, अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए होगी, ठीक है। और उसमें निजी क्षेत्र का भी योगदान होगा, लेकिन उसका स्वामित्व केवल निजी व्यक्ति के पास ही होगा। औद्योगिक नीति
औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 तथा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी यही दृष्टिकोण है। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना के युग का सूत्रपात हुआ। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग सरकार की एक ऐसी एजेंसी है एक ऐसी एजेंसी थी जिसमें सरकार पंचवर्षीय योजना के माध्यम से जो जन कल्याण कार्य करने में लगी थी, देश का जो आर्थिक विकास कर रही थी, उसकी देखरेख का कार्य होता था। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, यहाँ हमने अभी परिचय को जाना कि पंचवर्षीय योजना क्यों विकसित की गई थी और उसमें क्या क्या उद्देश्य थे, और ये जाना हमने कि सबसे पहले किस योजना मतलब कौन सी प्रणाली को अपनाई जाए। तो यहाँ हमारा परिचय खत्म हो जाता है। अब अगर आपको कोई भी वर्ड्स को लेकर या कोई भी हेडिंग को लेकर, कोई भी पॉइंट्स को, किसी भी बात को लेकर जरा सा भी डाउट होता है तो आप उसे पूछ सकते हो बेहिचक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।